नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जैविक खेती के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये आईएएस का जीएस पेपर 3 जो है उसके सिलेबस के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। 2014 में एक प्रश्न भी पूछा गया था जैविक खेती से संबंधित, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देख लें खबर क्या है जो कि दैनिक जागरण में छपी हुई थी 6 सितंबर 2021 को। तो खबर यह है कि जैविक खेती से तरक्की, आत्मनिर्भरता व हरियाली। किस प्रकार से जैविक खेती ने ऑर्गेनिक फार्मिंग से आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रेजिलियंस लाया जा सकता है और हरियाली कैसे लाई जा सकती है। प्रदेश सरकार के जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के प्रयास बुंदेलखंड की धरती पर रंग दिखाने लगे हैं। बुंदेलखंड मतलब होता है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी इलाका है जो कि कहने की सूखा प्रभावित रहता है, उसको कहते हैं बुंदेलखंड। बघेलखंड होता है जो मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका होता है, उसे बघेलखंड कहते हैं, वो भी सूखा प्रभावित क्षेत्र है। थोड़ा थोड़ा पठारी क्षेत्र है तो वहाँ पे सूखे की समस्या रहती है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि वो जो पानी होता है, वाटर इरिगेशन, उसकी डिमांड कम करता है। और जैविक खेती में कम पानी से या कहें कि कम कीटनाशक या कम उर्वरक का प्रयोग करके हम उत्पादन अच्छी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुंदेलखंड जैसे इलाके में जो है जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत का सबसे पहला राज्य सिक्किम बना था 2014 में, जो कि दुनिया का, भारत का ही क्या, दुनिया का पहला जो है ऑर्गेनिक स्टेट अपने आप को घोषित किया था। तो उसके क्या पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ होते हैं उसको हम करीब 10-15 मिनट बाद डिस्कशन करेंगे। यहाँ जैविक खेती करने वाले किसानों यानी बुंदेलखंड में जैविक खेती करने वाले किसानों परिवारों में खुशियाँ छाई हैं क्योंकि उन्हें जैविक खेती का लाभ मिलने लगा है। तो लाभ मिलने लगा कैसे? किसानों को मालूम हो गया है कि जैविक फसलों की हरियाली उनकी तरक्की और आत्मनिर्भरता के द्वार खोलेगी। किस प्रकार से? इन दिनों अकेले बुंदेलखंड में 10,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने इलाके में खेती हो रही है जैविक खेती? तो वो है 10,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में, अकेले 10,000 एकड़ क्षेत्र में। और बुंदेलखंड में जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो वो है झांसी। ये एक कहने कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि बुंदेलखंड में जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा केंद्र है झांसी। बुंदेलखंड में जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो वह है झांसी। इसके अलावा महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी जैसे बुंदेलखंड के ज़िलों में किसान अब जैविक खेती को तवज्जो देने लगे हैं। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से राज्य आते हैं, ज़िले आते हैं? एक तो महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी। इसके अलावा कुछ और ज़िले भी बुंदेलखंड में आते हैं, लेकिन महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी में जो है जैविक खेती प्रोत्साहन मिल रहा है। झांसी जो है बुंदेलखंड के इलाके में जैविक खेती करने वाला सबसे कह लें महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट था, अगर सीधा वही देखें तो बुंदेलखंड में जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो वो है झांसी। जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र यूपी के बुंदेलखंड में वो है झांसी। इसके अलावा महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी में इसकी खेती की जाती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जैविक खेती करने की वजह क्या है? जैविक खेती की मुहिम से जोड़ने के बाद फसल उगाने की लागत में लगभग 70% तक की गिरावट आ जाती है। यानी जो लागत है जब जैविक खेती करते हैं तो उसमें उर्वरक और चीज़ें की मात्रा कम डालनी पड़ती है, मतलब डालनी ही नहीं पड़ती हैं। इससे किसानों को जो फ़ायदा होता है तो क्या है, लागत जो होती है, इनपुट्स जो लगते हैं खेती में वो 70% तक कम लगते हैं। तो जो इनपुट्स 70% कम लग रहे हैं उसमें, तो वो सीधा सीधा उनके इनकम में काउंट हो जाता है, तो आय में जो है आशातीत वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहला इसमें फैक्ट ये मिल गया कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ा केंद्र जैविक खेती का कौन सा है? तो वो है झांसी। उत्तर बुंदेलखंड में जैविक खेती करने का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो झांसी। दूसरा पॉइंट ये मिला है कि 70% तक की इनपुट्स जो लागत है उसमें गिरावट आ सकती है। 70% तक की गिरावट आ सकती है इन कंपैरिजन टू अगर हम फार्मिंग करेंगे, जो कह लें कीटनाशक उर्वरक ये सब डाल करके अगर हम करेंगे तो 70% ज़्यादा लग जाएगा। जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए एक समय ऐसा भी था जब उनके पास अपनी उगाई फसलें बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अभी यूपी गवर्नमेंट जो है एक ई मंडी बनाने का भी कहने की प्रोग्राम ला रहे हैं। ई मंडी की सारी मंडियां जो हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपस में जुड़ जाएंगी,
जिससे लोगों को खरीद फरोख्त करने में आसानी हो जाएगी। तो उगाई गई फसलों को बेचने का प्लेटफॉर्म नहीं था, तो प्लेटफॉर्म वाली एक दिक्कत थी, तो इसका ई मंडी एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। प्रयासों से हल प्रयासों के फलस्वरूप गाजियाबाद की एक निजी क्षेत्र की संस्था विशुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियों का बाजार मिला। शुरू में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि किसान अपनी सब्जियां या उपज बेचेंगे कहाँ। तो उपज तो हो जाए लेकिन उस प्रोड्यूस को बेचेंगे कहाँ, यानी मंडी की दिक्कत होती है। एक संस्था की मदद से इसका समाधान भी ढूंढ लिया गया। तो समाधान क्या है उसको देखते हैं। गाजियाबाद में संस्था ने एक बाज़ार बना रखा है जहाँ केवल ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही मिलती हैं। तो बाज़ार किस प्रकार से बना है, जैसे झांसी, ललितपुर, महोबा आदि जिलों की जैविक खेती करने वाले किसान ऐसी कम खर्च वाले ऑर्गेनिक खेती से बहुत खुश हैं। इन किसानों का मानना है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर की जाने वाली जैविक खेती से हकीकत में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआत में ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि जैविक खेती से उत्पादन जो है वो कम होगा, लेकिन इससे धीरे धीरे शुरुआत में उत्पादन कम होगा, इस बात के प्रमाण कुछ मिलते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें सस्टेनेबिलिटी जब आती जाएगी तो कह लें कि वो अनुकूलन बन जाएगा, उसमें एडाप्टेशन बन जाएगा, जिससे धीरे धीरे जैविक खेती में भी उत्पादन बढ़ता चला जाएगा और लागत दिनों दिन 70% 80% लागत जो है वो रासायनिक कह लें खेती करने की अपेक्षा कम भी लगेगा, जिससे मुनाफा अधिक कमाया जा सकता है। अब किसानों को जैविक खेती से लाभ ही लाभ है, तो देख लेते हैं लाभ क्या है इसमें। तो पहला लाभ तो हमने यही देखा कि 70% तक का जो उसमें लागत है वो कम हो जाता है। दूसरा, जब ये लागत कम होगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कम लगेंगी। जैविक खेती से किसानों को अच्छी आय का ही लाभ नहीं मिलता, खेत की मृदा भी दूषित नहीं होती है, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को घटाते हैं, क्योंकि मिट्टी में बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जिसको हम कह लें बायो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे केचुआ या और चीज़ें जो मिट्टी की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं। तो वो जब फर्टिलाइज़र्स उसमें पड़ते हैं तो वो सारे बैक्टीरियाज या राइजोबियम ETC वो सारे उसमें मर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि केचुआ या इस प्रकार के जीव जो होते हैं वो मिट्टी को चाल करके उसको हल्का करते हैं, जिससे एयर या सनलाइट गहरे तक जा पाती है, जिससे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, पानी को जैसे जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, इससे मृदा उर्वर बनी रहती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहने से लगातार वो सारे जो बायो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, जिससे मिट्टी जो है दूषित होती चली जाती है। जैविक खेती को मिलने वाले प्रोत्साहन उत्पादन अब बढ़ने लगा है, तो जैविक कृषि उत्पादों के लिए उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग व मार्केटिंग की कार्य योजनाएं भी अभिनव ढंग से उत्तर प्रदेश में तैयार की जा रही हैं। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसकी किस प्रकार से ब्रांडिंग की जाए, जैसे अलग अलग ज़िले में कुछ ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जिनको हम ब्रांड बना सकते हैं, उसको GI टैग प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम कह लें जो बौद्धिक संपदा अधिकार होता है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर पैकेजिंग करके उसको अच्छे से मार्केटिंग करके कैसे हम सप्लाई कर सकते हैं, पूरा एक सप्लाई चेन हमें बिठाना पड़ेगा कि प्रोडक्शन से लेकर उसके डिमांड, फिर मार्केट, फिर उसका पूरा सप्लाई चेन जो होता है कि किसी चीज़ के उत्पादन से लेकर के उसके वितरण तक के जितने भी चैन होते हैं उन सब पे ध्यान दे करके हम अभिनव ढंग से जो कह लें इनोवेटिव आइडियाज़ लगा करके हम इसमें उत्पादन और आय को बढ़ा भी सकते हैं। इससे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट में FPO कहते हैं, मतलब कि कृषि उत्पादक संगठन और मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि ये FPOs हैं वो सप्लाई चेन में जो पूरा मार्केट सप्लाई चेन होता है उसमें एक भूमिका निभाते हैं, किसानों को संगठित करके और उनको जितने भी इनपुट्स होते हैं वो एक जगह प्रोवाइड करते हैं। FPOs जो होते हैं वो किसानों को ऋण भी प्रोवाइड करते हैं, यंत्र प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, जिससे किसान संगठित होकर के एक निश्चित लक्ष्य को सभी लोग एक साथ पाने का प्रयास करते हैं। तो इससे जैविक खेती करने से जो FPOs हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं, ये अगला फ़ायदा है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए
सभी विकास खंडों में पहले से गठित हो चुके क्लस्टर को पहले तो इन दिनों कृषि उत्पादक संगठनों में बदला जा रहा है। साथ ही मार्केटिंग को चारों ओर फैलाने के नज़रिए से परंपरागत कृषि विकास योजना जो है PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना व नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन क्षेत्र के आवासीय इलाकों में 6 सप्ताह में 2 दिन विशेष शिविर लगाने की योजना है। नमामि गंगे योजना पर हमने करीब 45 मिनट की वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच इट ऑन द चैनल। तो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जैविक खेती का क्रियान्वयन 50 एकड़ प्रति क्लस्टर अप्रोच हो रहा है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो खबर में इस समय बनी हुई हैं। यहाँ 10,000 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है बुंदेलखंड में, जहाँ जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र झांसी है। तो झांसी जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जैविक खेती का सबसे बड़ा केंद्र है। और बुंदेलखंड में कितने इलाके में खेती हो रही है जैविक कृषि? तो 10,000 एकड़ क्षेत्र में खेती हो रही है। अब 2014 में एक प्रश्न पूछा था PCS IAS की एग्ज़ाम में कि सिक्किम भारत में प्रथम जैविक राज्य है, क्योंकि 2014 में सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य था जो जैविक राज्य अपने आप को घोषित किया था। तो जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या होते हैं? यानी जब कोई एक स्टेट अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करता है तो उसके पारिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल और दूसरा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल लाभ क्या होते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो चाहे ऑर्गेनिक स्टेट हो चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उससे क्या लाभ है मुख्य रूप से इस पर बताना है, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों दृष्टि से, यानी किसानों को कैसे फ़ायदा है और पर्यावरण को कैसे फ़ायदा है। अगर हम देखें तो प्राचीन काल में बहुत पहले से ही मानव सभ्यता मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था। पहले जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम मुख्य रूप से 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, 2 घटकों से मिलकर बनता है। एक जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक ये 2 घटकों से मिल करके किसी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है जिसको कहते हैं आवास। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आवास, यानी कि किसी भी जीव जंतु के रहने वाली जगह को आवास कहते हैं। तो पहले के समय में जब खेती की जाती थी तो उसमें जैविक और अजैविक जो तत्व हैं इन दोनों का ख्याल रखा जाता था कि मिट्टी या पानी ये सारी चीज़ें स्रोत हैं ये दूषित ना हो। इसके फलस्वरूप जल, भूमि और वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होता था, इन सब का ख्याल रखा जाता था। यानी प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी। अभी क्या है, अभी हर चीज़ कह लें कि एक तरीके से उसको बदल दिया जाता है, उसके जो मूल चरित्र है, मूल रूप है, उसको बदल करके नया उसमें इनोवेशन किया जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है कभी कभी। तो पहले के समय में जिस प्रकार से पर्यावरण है, जिस प्रकार से मौसम है, उसी के अनुसार खेती की जाती थी। अगर उसकी क्षमता है जितने उत्पादन करने की उतने उत्पादन उसमें किया जाता था, लेकिन अब फर्टिलाइज़र से इन सब का यूज़ करके उसके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, जिससे भूमि जो है वो तो दूषित हो रही है। तो चाहे भूमि हो या जल हो और फिर वायु, वातावरण, इन सब के अनुसार पहले खेती की जाती थी। वर्तमान में देखें तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए, उसके सप्लाई के लिए मानव द्वारा जो खाद्य उत्पाद है भोजन, उसकी होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक उर्वरक, खादों या जहरीले कीटनाशक का उपयोग प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित कर रहा है। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डालते हैं, जिसको कहते हैं रासायनिक उर्वरक, खाद या जहरीले कीटनाशक, फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो इससे जैविक और अजैविक पदार्थों, जैविक मतलब जो जीवित हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें, केचुआ, ये सारी चीज़ें हो गई, तो जैविक हैं। अजैविक मतलब मिट्टी। तो इन जैविक अजैविक पदार्थों के बीच जो आदान प्रदान का चक्र होता है, दोनों एक दूसरे के कहने की एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो इस चक्र को प्रभावित कर देता है जब हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स
ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने लगते हैं तो। और साथ ही वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। इसलिए उपर्युक्त सभी समस्याओं से निपटने के लिए पिछले सालों से निरंतर टिकाऊ खेती के सिद्धांत पर, जैसे कि जैविक उर्वरक पर आधारित फसल पैदा करने की सिफारिश की जा रही है कि हम कैसे जो जैविक उर्वरक हैं, यानी कि जैसे सोक पिट खाद हो गया, इन सब का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। सोक पिट खाद हम कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के एक परिसर में ऐसे एक गड्ढा खुदवा करके उसमें जो भी कूड़ा कचरा, गीले कचरे, सूखे कचरे सब हो रहे हैं, उन सबको इसमें हम डालते चले जाएं और नीचे एक लेयर हम बिछा दें कंकड़ पत्थर इन सब के, उसके ऊपर से इन सबको हम डालते जाएं। जब ये भर जाए तो इसके ऊपर से कुछ पानी, 10-20 बाल्टी पानी, इस प्रकार से पानी उसमें डाल करके कुछ केमिकल अगर या केचुआ कीड़े हो सकते हैं उसको डाल करके इसको बंद कर दें। फिर 4-6 महीने बाद या 1 साल बाद इसको जब निकालेंगे तो ये सारा सारा जो है खाद बहुत अच्छा बन जाएगा। इसको कह सकते हैं हम सोक पिट खाद। तो इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं, अपने बगीचों में यूज़ कर सकते हैं। तो साल 2016 में सिक्किम जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बना था। यूपी में देखें तो यूपी में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है बुंदेलखंड के इलाके में, और सबसे बड़ा केंद्र बुंदेलखंड में झांसी है। इसके अलावा केंद्र जो है महोबा, ललितपुर, ये सारे हैं। लेकिन 2016 में जब पहला राज्य बना था सिक्किम, तो खेती कितनी होती थी? 75,000 हेक्टेयर भूमि पर। इसका मतलब ये है कि 10,000 हेक्टेयर भूमि पर यूपी कर रहा है, तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो जैविक कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये भी राज्य जो हैं अपने यहाँ पे जो फल हो रहे हैं उनको ऑर्गेनिक फल के रूप में उत्पादन कर सकते हैं। तो सिक्किम में 2016 में कितना, 2016 में सिक्किम लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना था। सिक्किम विधानसभा ने 12 साल पहले, यानी 2016 से 12 साल पहले, यानी कि हम कह लें कि 2004 में सिक्किम को पूर्ण रूप से जैविक राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। 2004 में सिक्किम सरकार जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप को जैविक राज्य बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही वहाँ रासायनिक कीटनाशक, उर्वरक की बिक्री और उनके उपयोग पर रोक लगा दी गई, जिस कारण वह जैविक राज्य बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। जैविक खेती में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोड्यूस क्या क्या हैं? तो जैसे जैविक अदरक हो सकता है, हल्दी, इलायची, मूल, मक्का, बेबी कॉर्न और गैर मौसमी सब्जियां सिक्किम की खासियत हैं। तो सिक्किम खासियत कौन कौन सब्जियां हैं? तो जैविक अदरक, हल्दी, इलायची, फूल, मक्का, बेबी कॉर्न और गैर मौसमी सब्जियां सिक्किम की खासियत हैं। आज भारत के कुल प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में छोटे से राज्य सिक्किम का बड़ा योगदान है। पूरे अगर हम देखें भारत के कुल प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में, जैविक कृषि उत्पादन जो होता है उसमें 135 लाख टन का उत्पादन हम 2014-15 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 135 लाख टन जैविक प्रोड्यूस का उत्पादन होता था, जिसमें से सिक्किम एक बहुत बड़ा साझेदार था। जैविक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का इस्तेमाल करने के बजाय परंपरागत तरीके अपनाकर पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर कृषि की जाती है। तो इसके क्या क्या पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक लाभ क्या क्या होते हैं उसकी लिस्ट अगर देखें तो नंबर 1, जैविक कृषि से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो भूमि की गुणवत्ता जो है सुधरती है। तो पहला फ़ायदा यह है कि भूमि की गुणवत्ता सुधरती है। लगातार जो जैविक खाद हैं उन सब का यूज़ करते रहने से उसमें जो कीड़े या केचुआ इन सब का उत्पादन होता रहता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब भूमि के बंजर होने जैसी समस्या का भी समाधान होता है। लगातार जब हम रासायनिक खाद इन सब का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे भूमि जो है वो मरती जाती है, उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाती है, जो सैलिनिटी होता है वो बढ़ता जाता है, जिससे धीरे धीरे खेत जो है बंजर भूमि में भी परिणत हो जाता है। तो पहला फ़ायदा तो यही है कि जैविक कृषि से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है, भूमि के बंजर होने जैसी समस्या का समाधान होता है। दूसरा,
जैविक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से विषाक्तता जैसी समस्याओं का समाधान होता है। तो जैविक उर्वरक और जैविक कीटनाशक इन सब के प्रयोग से जो विषाक्तता होती है उसका निदान हम कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक में विषाक्तता बहुत ज़्यादा होती है जिससे कीड़े वगैरह ये सब मर जाते हैं। तीसरा फायदा है जैविक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। भूमि जो है ज़्यादा मात्रा में पानी को सस्टेन मतलब सोख पाता है। जब हम जैविक खाद इन सब का प्रयोग करते हैं तो खेत बहुत सारा उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, यानी जल्दी जल्दी पानी जो है वो उड़ता नहीं है ज़मीन में, वो सोखे रहता है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ी रहती है और वाष्पीकरण की दर वो कम हो जाती है, जिस कारण से सिंचाई लागत में कमी आती है। तो जो इरिगेशन है, इरिगेशन में जो लागत लगता है बहुत सारा, वो कम हो जाता है। तो पहला फ़ायदा भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। दूसरा, जो भूमि की विषाक्तता है वो कम होती है। तीसरा, जल धारण क्षमता बढ़ती है, वाष्पीकरण क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण से इरिगेशन जो लगता है वो बहुत कम सिंचाई उसमें लगती है, और थोड़ा सा भी सिंचाई करेंगे फिर से वो सब सोख करके जल धारण क्षमता बनाए रहेगा। चौथा लाभ है जैविक कृषि को बढ़ावा देने से भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान होता है। तो तीनों समस्याएं एक साथ, चाहे वह लैंड पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, तीनों पोल्यूशन का निजात हम एक तरीके से कर सकते हैं जैविक कृषि करके। जैविक उर्वरकों को बनाने में घरेलू अपशिष्टों तथा पशु मलमूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसकी लागत बहुत कम होती है। साथ ही यह सर्वसुलभ होता है, जिससे कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान होता है। यानी कि खाद कहाँ से बनाएं, तो जो हमारे पशु के मलमूत्र हैं या कूड़े करकट हैं, खेती के जो अपशिष्ट हैं, इन सब को हम करके पूरा बड़ा सा गड्ढा बना करके उसको हम उसमें भर करके एक खाद उसको बना सकते हैं और खेतों में उसको डाल सकते हैं। तो इससे एक तो फ़ायदा ये है कि जो ऐसे कह लें कूड़ा कचरा फैला रहता है तो उसका भी निजात मिलेगा, और दूसरा जैविक कृषि आराम से की जा सकेगी, कचरा प्रबंधन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा इससे। इसके अलावा संपूर्ण रूप में कृषि लागत कम होती है, यानी कि जो लागत है खेती में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे कृषक को लाभ होता है, अंततः सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है, यानी कि सोशल वेलफेयर जो है, सोशल डेवलपमेंट, उसको बढ़ावा मिलता है जब हम जैविक कृषि करते हैं। तो जैविक कृषि द्वारा उत्पन्न उत्पादों की गुणवत्ता जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक है, जिस कारण इनकी मांग बढ़ती है। यानी जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस हैं, चाहे फल फूल या सब्जियां या अनाज, उन सब की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ऊंचे दाम देकर भी इन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स को ख़रीदने के लिए तैयार रहती हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से देसी तरीके से उपजाया जाता है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और साथ साथ में इनके प्राइस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यानी हम खूब खाद और ये सब डाल करके जितना उत्पादन करेंगे और लाभ कमाएंगे, उससे 70-80% कम लागत लगा करके हम कम से कम 50 से 80% ज़्यादा हम लाभ कमा सकते हैं। मतलब एक तरफ हम 100 रुपये लगा रहे हैं, अगर हम इस तरीके से खेती करते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर ये सब लगा करके 100 रुपये लागत लग रहा है, और उसकी बिक्री जो है मान लीजिए कि 200 रुपये में हो रही है। अब दूसरी जगह पर अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो लागत 30 ही रुपये लगेगा, और जबकि ये बिकेगा कितने में, ये बिकेगा कम से कम 4 गुना 5 गुना दाम में बिकेगा। 150 रुपये में, 180-200 रुपये में चीज़ें ये बिक जाएंगी। आनुपातिक रूप से अगर हम अध्ययन करें तो यानी लागत जो है सीधा 70% कम है, जबकि और पैदावार भी उसके अपेक्षा शुरुआत में कम होगी, लेकिन फ़ायदा इतना ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे फ़ायदा थोड़ा बहुत अगर कम भी हो रहा हो इसके अपेक्षा, इसका 200 फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी उत्पादन बहुत ज़्यादा है, इसका 150 इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादन उसकी अपेक्षा कम है। लेकिन जब इनपुट्स कम लगेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब से राहत मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो जैविक कृषि जो है वो सस्टेनेबल फार्मिंग का एक कह लें जरिया बन सकता है।
और भविष्य का जो कह लें कि नज़रिया है, भविष्य की जो कृषि है वो जाहिर सी बात है जैविक कृषि ही बनने जाएगी, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग का पैटर्न हो सकता है। जैविक भोजन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार साबित होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग या कहने की जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम जैविक कृषि करेंगे तो उससे जल स्रोत जो गंदे हो रहे हैं, जीव मरेंगे, फिर धीरे धीरे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दें ताकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वाली समस्या ना हो। सिक्किम से सबक लेते हुए देश के दूसरे हिस्सों में भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब जैसे यूपी में ही 10,000 हेक्टेयर भूमि पर बुंदेलखंड के इलाके में खेती की जा रही है, जहाँ से बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और यूपी गवर्नमेंट उसको और ज़्यादा बढ़ावा भी दे रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैविक खेती को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से देश के 16 अलग अलग राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिलहाल भारत के अलग अलग राज्यों में करीब 7,23,000 हेक्टेयर ज़मीन पर जैविक खेती की जा रही है, यानी 7.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती की जा रही है अभी भी। यानी कि अगर किसी को लगे कि जैविक खेती नहीं हो रही है तो जैविक कृषि अच्छी मात्रा में हो रही है, मतलब उतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हो रही है। 7.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि, यूपी में 10,000 हेक्टेयर, और सिक्किम में 2016 में ही कह लें 2015-16 में ही 75,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो अगर हम ऊपर के सभी लाभों को देखें तो हमें लगता है कि जैविक कृषि दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म में पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ का सौदा है, किंतु इसके मार्ग में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उत्पादन में अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए हो सकता है कि उत्पादन में कमी हो जाए। यदि इन चुनौतियों का दीर्घकालिक व प्रभावी समाधान किया जाता है तो यह निश्चित रूप से लाभ का सौदा होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि चीज़ों को चरणबद्ध तरीके से करें, यानी अगर हम कह लें कि 100% हम यूज़ कर रहे हैं केमिकल का और 0% हम यूज़ कर रहे हैं इसका, तो हम शुरुआत में कर सकते हैं कि 90% हम इसको लेते हैं और 10% हम ऑर्गेनिक का यूज़ करें, फिर 80 करें, फिर इधर 20 करें। ऐसे धीरे धीरे करते करते इस तरफ हम 100 जैविक की तरफ हम 100 लेकर के चले आएँ, इस तरफ 0 लेकर के चले आएँ, या जो भी संतुलन अच्छा हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जो है वो 80% ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें, 20% हम थोड़ा बहुत केमिकल का भी यूज़ करें। यानी कि आपातकाल वाली स्थिति में कुछ चीज़ें हैं जो जिसका कह लें कि उपचार हो ही नहीं सकता है, उसके लिए केमिकल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो 20% का हम रास्ता खोले रहें, 80% जैविक कृषि करें ताकि लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये था इसका डिस्कशन। कुछ और चीज़ें अगर हम देखें कि सतत कृषि क्या होती है, सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होता है, तो उसको देखें। सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कि प्राइमरी जो वर्क होता है, प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमी में सेक्टर्स को हम बांटते हैं, किसी भी इकोनॉमी को सेक्टर 3 सेक्टर में बांटते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शरी सेक्टर या सर्वे सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति से सीधे सीधे हम उत्पादन करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिशरीज़, माइनिंग, ये सारे प्राइमरी में आ जाती हैं। तो कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन की क्रिया सम्मिलित है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ सम्मिलित होती हैं, उसमें जैसे फ्रूट्स हो गए, फसल यानी कि फार्म प्रोड्यूसेस हो गए, सब्जियां वेजिटेबल्स, फूल यानी फ्लावर्स, और पशुपालन यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है इसके अलावा फिशरीज़, मछली पालन और मुर्गी पालन, इन सब का यूज़ हम जो मतलब करते हैं वो सारे प्राइमरी में आ जाते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फल, सब्जी, फूल, पशुपालन, ये सारी क्रिया को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO हम बोलते हैं,
FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। तो वही संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में 60% से अधिक लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत में देखें तो करीब करीब 55-60% भारत में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी संसार में देखें तो वहाँ पर भी 60% से अधिक लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या, देखें भारत में 55% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, भारत की जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी, मिट्टी, यहाँ की जलवायु, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनुकूल है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की फसलें, विविध प्रकार की फसलें, फल का उत्पादन किया जाता है। तो भारत की स्थलाकृति जो है, टोपोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी या भारत का जियोग्राफी जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की मिट्टी, जलवायु यानी क्लाइमेट कृषि क्रियाकलापों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। तो कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसी को हम कहते हैं कृषिगत भूमि, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन प्रदेशों में संकेंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए पर्याप्त जलवायविक एवं स्थलाकृतिक दशाएं विद्यमान हैं। तो कृषिगत भूमि वहीं पर ज़्यादा होगी जहां पर नदी घाटियां हैं, रिवर्स हैं या लेक्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हो सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं, कैनाल्स हैं। इसके अलावा मिट्टी वहाँ की जो है फर्टाइल है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो अनुकूल है खेती को करने के लिए। तो जब अनेक पर्यावरणीय या भौगोलिक दशाएं जब उपलब्ध होती हैं तब जाकर के कोई भूमि कृषिगत भूमि में तब्दील हो पाता है। कई बार कोई कृषिगत भूमि प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, लेकिन हम उसको कह लें कि मानवीय तरीके अपना करके उसको हम कृषिगत भूमि के रूप में तब्दील करते हैं। जैसे इजराइल जो है वो वहाँ पे मरुस्थल है, पूरा मरुस्थली देश है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो फल, सब्जियाँ इत्यादि चीज़ें इतना उगा लेता है कि वो अपने आप में आत्मनिर्भर देश है इन सभी फलों या सब्जियों आदि के मामले में। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि कृषि से जितने मतलब फार्मिंग प्रोड्यूस जो हैं उससे बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार इसमें पाते हैं। तो कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि 55% जनसंख्या इस पर निर्भर है और ये कम से कम 15-16% GDP में भी योगदान करता है। पारंपरिक रूप से हमारे देश में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे प्रकृति के जैविक और अजैविक तत्वों के बीच संतुलन बना रहता था। पहले हम खेती ऐसे करते थे जिससे जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों में संतुलन बना रहे, यानी हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते थे जिससे जीवों को नुकसान हो, या अजैविक जैसे कि मिट्टी या वायु, जल, इन सब को नुकसान हो। इस चीज़ का हम पहले ख्याल रखते थे। कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया संपूर्ण विश्व में और विशेष करके देखें हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। ऐसे समय में हरित क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र में जो शोध हुआ, विकास किए गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए और अन्य कदमों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने में बहुत बड़ी योगदान दिया है। हरित क्रांति ने विकासशील देशों विशेषकर भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। तो भारत कह लें कि 1960s में जो है वो आत्मनिर्भर था नहीं खाने के मामले में। हम अमेरिका से चीज़ें आयात करते थे, लेकिन MS स्वामीनाथन के कुशल नेतृत्व में हरित क्रांति भारत में संपन्न हुई, जिससे हम इस समय कहने कि आत्मनिर्भर तो हैं ही, साथ साथ में दूसरे देशों को हम खाद्यान्न को निर्यात भी करते हैं। मृदा में हजारों किस्म के जीव जंतु एवं जीवाणु होते हैं। मिट्टी में कई प्रकार के हजारों किस्म के जीव जंतु एवं जीवाणु मिले होते हैं, जो खेती के लिए महत्वपूर्ण अनेक क्रियाओं में सहायक होते हैं। जब रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके कारण इनके नष्ट होने से भूमि की जो फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो घटती जाती है, जिससे उत्पादन जो है, प्रोडक्शन, वो भी प्रभावित होता है। अंततः हम कहें तो वातावरण प्रदूषित होने और जो
पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजी प्रभावित होने से मनुष्य के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है, हेल्थ पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इन दुष्प्रभावों के कारण आज संपूर्ण विश्व में संरक्षण कृषि यानी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो सकता है उसको, सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे कृषि चर्चा का विषय बन गई हैं। सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो भूमि की उत्पादकता का विनाश किए बिना या पर्यावरण को भारी हानि पहुंचाए बिना संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न एवं लाभ प्रदान कर सकती है। तो फिर से सतत कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? तो सतत कृषि एक ऐसी प्रणाली है जो भूमि की उत्पादकता यानी कि फर्टिलिटी भूमि की उसको विनाश किए बिना या पर्यावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसको भारी हानि पहुंचाए बिना संपूर्ण जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न यानी कि फूड और लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकें। यानी कि सबसे पहले इसमें शर्त हुई कि फर्टिलिटी बनी रहे, एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो और भोजन में सभी को भोजन मिल सके और प्रॉफिट भी मिल सके। तो ऐसे चीज़ इस सिद्धांत पे जब हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 4 तत्व हैं इसमें, फर्टिलिटी बनी रहे, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल नुकसान ना हो, तीसरा फूड सभी को मिल सके और चौथा प्रॉफिट हो सके। तो फिर से सबसे पहला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पहला तत्व क्या है कि फर्टिलिटी बनी रहे, दूसरा इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल जो नुकसान है वो ना हो, तीसरा सभी को फूड मिल सके और चौथा प्रॉफिट भी मिल सके। तो ऐसे खेती को हम कहेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत कृषि प्रणालियाँ वे हैं जो कम से कम विषैली हैं, यानी एक और शर्त इसमें जुड़ गई, सतत कृषि वो होंगी जो कम से कम विषैली हो, विषाक्तता उसमें ना हो तथा ऊर्जा का उचित संचालन करती हैं और इसके बावजूद निर्यात व लाभ के स्तर को बनाए रखती हैं। यानी लाभ भी मिलता रहे, निर्यात एक्सपोर्ट जो है वो भी बना रहे, विषाक्तता भी ना फैले, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ना हो, प्रॉफिट और फूड भी सबको मिल सके, एक्सपोर्ट भी हो सके। तो ये सभी तत्व जब होंगे तब हम मानेंगे कि वो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है। भारत और दूसरे विकासशील देशों के बहुत से किसान इस मामले में कुछ पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग करते आए हैं, जैसे कि सम्मिश्रित पौधों को उगाना, विभिन्न पौधों को एक साथ उगाना और भिन्न भिन्न फसलों का चक्रीकरण शामिल है। कृषि के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि निर्वाह कृषि होता है जिसके अंतर्गत भी गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण सम्मिलित हैं। दूसरा वाणिज्यिक कृषि होता है जिसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल होता है। तीसरा सिंचित कृषि होता है। चौथा वर्षा निर्भर कृषि यानी कि बारानी कृषि होता है जिसमें भी 2 प्रकार के हैं, जैसे शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। अब कृषि के अन्य प्रकार क्या हैं, जैसे विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती, रैचिंग खेती, आर्द्र या तर कृषि, संरक्षण कृषि, संरक्षण जुताई यानी कि कंजर्वेशन टीलेज। तो ये सारी चीज़ें हैं अलग अलग प्रकार की खेती। इसमें से एक होता है जुताई रहित कृषि, नो टिल फार्मिंग यानी ज़ीरो टिलेज जिसको बोलते हैं। ज़ीरो टिलेज क्या होता है? बिना जुताई के कृषि यानी कृषि करने का वह तरीका जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई विधि है जिसके कई लाभ हैं। जैसे लाभ क्या हैं जुताई रहित कृषि के? जुताई न करने से समय और धन की बचत होती है। जुताई न करने के कारण भूमि का अपारदन बहुत कम होता है। इससे भूमि में नमी बनी रहती है। भूमि के अंदर और बाहर जैव विविधता की क्षति नहीं होती है। कम खनिजीकरण के कारण कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होती है और फसल की बुआई में समय कम लगता है। लेकिन कुछ हानियाँ भी हैं जुताई रहित कृषि के, जैसे कि अधिक खरपतवार होने के कारण इनकी रोकथाम के लिए अतिरिक्त उपाय करना होता है। दूसरा, नाइट्रोजन की उच्च मात्रा को कार्बनिक पदार्थों के खनिजीकरण हेतु मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैविक कृषि भी एक प्रकार की खेती होती है जिसमें मुख्य अवयव क्या हैं? कार्बनिक खाद, दूसरा जैविक खरपतवार नियंत्रण पद्धति और जैविक कीट एवं रोग प्रबंधन करते हैं। इसके लाभ क्या हैं? लाभ, अगर जैविक कृषि के लाभ देखें तो कृषकों की दृष्टि में इसकी लाभ यह है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है,
और रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। और मिट्टी की दृष्टि से अगर लाभ देखें जैविक कृषि के, तो जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार होता है। भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि से जल का वाष्पीकरण कम होता है। पर्यावरण की दृष्टि से जैविक कृषि के लाभ क्या हैं, तो भौम जल स्तर में वृद्धि होती है। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें वृद्धि होती है क्योंकि पानी बहुत कम लगता है। मृदा खाद्य पदार्थ और भूमि में जल के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। यानी कचरे का उपयोग जब हम कंपोस्ट पिट में करेंगे तो जैविक कृषि भी हो जाएगी और बीमारी को रोकथाम भी हो सकता है। फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आय में वृद्धि होती है। तो फसल उत्पादन लागत में कमी होती है और इनकम में भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता की स्वीकृति है और इसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।